नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख हुई 4 अक्टूबर। आपको पता है 8 अक्टूबर तक ही पहले चरण के मतदान की नामांकन की प्रक्रिया होनी है, यानी कि 8 अक्टूबर को प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे में एनडीए की बात आज हम करने जा रहे हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा क्या हो गया? देर रात तक खबर निकल के आएगी। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। कल देर रात आपने खबर चलाई थी, सीटों का बंटवारा हो गया। बहुत माथापच्ची करने के बाद अंततः सीटों का बंटवारा हो गया, मंथन खत्म हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक। कल रात को लाइव सिटीज ने ही यह खबर ब्रेक करी कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा हो गया है। और आप पीछे में जो ये इमारत देख रहे हैं, अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी अपार्टमेंट में बीजेपी और जेडीयू की डील पक्की हुई। और जो डील पक्की हुई वो 122 सीटों पर जेडीयू को चुनाव लड़ना है, जिसमें हम पार्टी मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी का एडजस्टमेंट भी किया जाना है। और 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो 122 और 121 का फार्मूला निकला है। यदि इस फार्मूले को देखें तो इसमें नीतीश कुमार दबाव में रहे हैं भाजपा के, क्योंकि वे बहुत बड़े भाई बनना चाहते थे, जो संभव नहीं हो पाया। भाजपा ने आखिर में दबाव बना लिया जेडीयू पर। और हम ये कह सकते हैं जो हालात हैं और जिस तरीके से रात भर चर्चाएं चलती रही कि ये जो गठबंधन हुआ है भाजपा और जेडीयू का, बहुत तनाव भरा गठबंधन हुआ है, बहुत कंफर्टेबल गठबंधन नहीं हुआ है। 2010 जैसी स्थितियां नहीं हैं। देखिए 2010 जैसी स्थितियां नहीं है। अभी इस पर हम आएंगे क्या क्या हुआ गठबंधन होने के पहले। तो जब डील पक्की हुई, इसके बाद यहीं से सब लोग बाहर निकले, बीजेपी के नेता और 10, जिसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी और तमाम लोग, ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली चले गए। और रात में अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई। कल देर रात में सब कुछ हुआ। बिल्कुल। और आज दिन में मतलब संडे को दिन में बिहार मामलों की कमेटी पहले दिल्ली में बैठेगी बीजेपी की, और शाम में 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक हो रही है। जो बिहार मामलों की कमेटी बैठेगी, देखिए जो डील पक्की हुई है उसमें सीटों का बंटवारा भी हो गया है। तो भाजपा अपनी सीटों के लिए उम्मीदवार तय करेगी। पहले चरण के उम्मीदवार तो आज ही तय हो जाएंगे। अब देखिए कैसे प्रक्रिया होगी। अभी जो बिहार मामलों की कमेटी बैठेगी उनके पास वे तमाम नाम होंगे जो रिकमेंड किए गए, बिहार से गए। अब इसके बाद जब वो कमेटी बैठ जाएगी तो वो एक एक नाम उनको सेंट्रल कमेटी को भेजना होता है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो वहाँ से फिर मुहर लगेगी। तो ये प्रक्रिया होगी। जेडीयू आज किस प्रक्रिया में गुजरती है, ज्वाइंट पीसी की संभावना मुझे कम लग रही है। जिस तरीके से महागठबंधन में कल ज्वाइंट पीसी हुई, ठीक है, उसमें मुकेश सहनी का बवाल पैदा हो गया। तो आज जेडीयू और बीजेपी के बीच पीसी होती दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, सीटों की डील फाइनल हो गई है। जो मैं तनावपूर्ण की बात कर रहा था, देखिए इस पूरी प्रक्रिया में 2 दिनों की बैठक में देखिए आपने देखा होगा कि पहले दिन की बैठक बीच में ही खत्म हो गई और देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली चले गए। अमित शाह से मीटिंग हुई, फिर सुबह को लौटे। तो देखिए तनाव इस तरीके से हुआ कि बीजेपी तो पहले यह मानने को तैयार नहीं है कि चिराग पासवान बिदके हैं, तो इसकी वजह बीजेपी है। जो चिराग पासवान ने भी जो फोटो नरेंद्र मोदी के साथ अपनी साझा की है ट्विटर हैंडल पर, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि अभी भी क्या चिराग पासवान एनडीए में ही है। देखिए अब उस पर हम आएंगे। तो चिराग पासवान के बिदकने की वजह जेडीयू को बीजेपी ने बताई कि देखिए आपके कारण ये बिदके हैं। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देखिए बीजेपी रामविलास पासवान को इस स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं है। आप यदि कहेंगे कि रामविलास पासवान के खिलाफ हम ये एक्शन ले लें, वो एक्शन ले लें, तो ये संभव नहीं होगा। सारा मंत्रालय से निकालने का होगा। हाँ ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, तो ये संभव नहीं होगा। तो देखिए अब ये बात समझ में आ रही है कि चिराग पासवान की जो फिल्म तैयार हुई उसके पीछे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में बीजेपी ही है। ठीक है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। हाँ, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। अब देखिए तनाव कैसे कैसे बढ़ा। पहले देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव को मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया बिहार में। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। धन संपदा के मामले में बहुत समृद्ध राज्य है महाराष्ट्र बिहार की तुलना में। लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप ललन सिंह और आरसीपी सिंह के साथ बैठ लें। तो इस बैठक में तनाव शुरू हो गया। जब सीटों की बात शुरू हुई, सीटों की संख्या की बात शुरू हुई, तो तनाव इस कदर बढ़ गया कि जब जेडीयू के लोगों ने यह कहा कि आपको 2015 नहीं याद है क्या, जब आप अकेले लड़े थे, भाजपा को कहा गया। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस भी बहुत कड़े मिजाज के माने जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत पलटवार हो गया। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने पलटकर कह दिया, आप 2015 की मुझे याद दिला रहे हैं, विधानसभा चुनाव की, जब आप महागठबंधन में थे, लालू यादव के साथ थे। तो आपको 2014 का लोकसभा चुनाव याद नहीं है क्या, जब आप अकेले लड़े और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गए। दोनों ने एक दूसरे को औकात दिखा दी। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को औकात दिखा दी। तो ये तनावपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई। और इसीलिए जब कल फिर से दोबारा मीटिंग हुई, देखिए दिन में कल इसी
अपार्टमेंट में दिन में पहले 4 घंटा बीजेपी के नेताओं ने आपस में एक्सरसाइजेस की और इसके बाद जेडीयू के नेताओं को कॉल किया गया। तो देखिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह ही कल इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। देखिए दोनों गर्म मिजाज वाले नेता माने जाते हैं, तो बात बहुत नहीं बिगड़े इसलिए साथ में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को भेजा गया। ये थोड़े नरम मिजाज वाले हैं और जब बात बिगड़ने लगती है तो बात संभालने के लिए जाने जाते हैं। तो तनावपूर्ण माहौल में ये सौदा और यह डील पक्की हुई है। अब देखिए आगे होना क्या, 122 और 121 का जो फार्मूला है, तो 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर ये बीजेपी। मतलब बड़े भाई की भूमिका निभाते निभाते बस एक सीट ही आगे बढ़ पाई। हाँ, एक सीट ही आगे बढ़ पाई। अब देखिए चिराग पासवान और एलजेपी की जो बात कर रहे थे, यह हम फिर वही सवाल पर आएंगे। कल फोटो डाला नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और कहा कि उनसे जो सीखा है मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। मतलब क्या? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं उसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि एलजेपी को लेकर, देखिए मैंने आपको बताया कि बात ये हो गई कि हम एलजेपी को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। मतलब बीजेपी की इच्छा थी कि हम एलजेपी को नहीं छोड़ें और यह माना गया कि एलजेपी यदि बिदकी है तो उसकी वजह जेडीयू ही है। जब तनातनी का माहौल हुआ तो यह बात भी हो गई कि ठीक है, जब ताकत की ही बात करनी है और सीट फार्मूले की ही बात करनी है तो बीजेपी और जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ ले और 32 सीटें एलजेपी को दे देते हैं। तो जैसे ही ये प्रस्ताव आया जेडीयू में तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, क्योंकि जेडीयू किसी भी कीमत पर एलजेपी को साथ रखने को तैयार नहीं है। अब आपके असली सवाल पर आते हैं, एलजेपी के सवाल पर आते हैं। देखिए एलजेपी की कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी। उस बैठक के बाद ऐलान होना था कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कल ये नहीं हो पाया। इसकी वजह बताई गई कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई। आज सुबह चिराग पासवान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रामविलास पासवान का कल रात ऑपरेशन हो गया है। ठीक है, हाँ, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अमित शाह ने कल फिर से चिराग पासवान से बातचीत की। देखिए चिराग पासवान में क्या है क्या नहीं है समझने की जरूरत है। और अमित शाह जो दूसरों के लिए बहुत टफ है, वो कितनी आसानी से चिराग पासवान से जब चाहें बात कर लेते हैं। मतलब या यूँ कहें कि चिराग पासवान जब चाहें अमित शाह से बात कर ले रहे हैं, मिल भी ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो फिर हम उसी सवाल पर आते हैं ना, उसी जवाब पर आते हैं आपके। जो आपने कहा कि जो ये फिल्म बन रही है चिराग पासवान की, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों अमित शाह हैं। मतलब बीजेपी है, सब बीजेपी है, समझे ना। तो फिर आप अभी कह रहे हैं कि अमित शाह से लगातार मुलाकात करें तो क्या अमित शाह? देखिए मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप जिन चीज़ों को आप आधिकारिक तौर पर प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, आप अमित शाह का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल प्लानिंग है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी दिखती है। और अब पूरी लड़ाई जो है स्ट्राइक रेट की है, 122 और 121, मतलब अब बराबरी का मुकाबला है। किसकी स्ट्राइक रेट अधिक होगी और इसके बाद क्या राजनीति होगी, ये समझने और देखने वाली बात होगी आलोक। नहीं, तो आपने कुछ दिन पहले ही जब हमने चर्चा की थी तो आपने कहा था कि यदि जेडीयू और एलजेपी अलग अलग लड़ते हैं, उसी सीट पर एलजेपी भी उतारती है, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को नुकसान होगा, ये मानना पड़ेगा। तो यदि स्थितियां ठीक नहीं होती हैं आज शाम तक, आज देर शाम तक या कल शाम तक, तो एलजेपी अलग लड़ेगी, तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है अब चुनाव का पूर्वानुमान, अब देखिए आप महागठबंधन में देख लीजिए ना, महागठबंधन में भी तो कमजोरी आ गई ना, मुकेश सहनी भाग गए ना, मुकेश सहनी ने बवाल कर दिया ना। तो ठीक है, अब क्या आखिरी क्या सिचुएशन बनेगी। खैर एलजेपी की बात कर रहे थे, एलजेपी ने कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं करी। देखिए खबर आई कि जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं, जहां उन्हें चुनाव लड़ाना है, उन्हें नामांकन पत्र भरने का निर्देश दिया जा चुका है। कई लोगों ने फेसबुक पर लिखना भी शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक सिंबल किसी को नहीं दिया गया है जिन्हें नामांकन। आज तारीख हो गई 4 अक्टूबर, कल है सोमवार 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर के बाद आपके पास 8 अक्टूबर का ही समय बचेगा, 3 दिन का समय बचेगा, तो सिंबल नहीं दिया गया है। और आज की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है चिराग पासवान की ओर से, यह भी एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान आज भी क्यों वेट कर रहे हैं, आज भी मीटिंग नहीं होने जा रही है। तो चिराग पासवान की देरी के पीछे कारण क्या है, ये भी एक वजह है। क्या भाजपा कुछ और अभी कर रही है, क्या प्लान कर रही है, क्या नहीं प्लान कर रही है? देखिए रूमर्स तो रात से उड़ रहे हैं कि एलजेपी को भी कुछ सीटें मिल सकती है, बीजेपी अपने खाते से दे देगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बीजेपी किसी भी कीमत पर 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ने जा रही है। पहले भी तय था और अब भी तय था। इसलिए मुझे चिराग पासवान के लिए कोई स्पेस नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल बाइंडिंग्स क्या होते हैं, और आप अपना विरोधी जिसे मानते हैं, चाहे साथ में रहने वाला हो चाहे सामने से लड़ने वाला हो, उसे किस रूप में चित करना चाहते हैं, ये समझने और देखने की बात है। तो आज बीजेपी की लिस्ट फिर से हम कह रहे हैं, चिराग पासवान को हम अब बीजेपी के साथ, क्योंकि यदि चिराग पासवान को बीजेपी के साथ रखना होगा या बीजेपी अपने खाते में, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार से बात करना होगा। और नीतीश कुमार चिराग पासवान से फरियाने के मूड में है।
कुल मिलाकर देखें तो आपने एनडीए को लेकर स्थितियां जो है स्पष्ट कर दी हैं। अंतिम सवाल आपसे लेंगे फिर महागठबंधन पर जो बवाल हुआ, देखिए हम सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में या फेसबुक पर या सोशल मीडिया में अफवाह हो रही है कि मुकेश सहनी अब गए एनडीए में। नहीं, देखिए मुकेश सहनी गए, ये आखिरी वक्त में हुआ है, बिल्कुल आखिरी वक्त में हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। मुकेश सहनी को खुद पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है ना, उनकी उम्मीद से परे जो कुछ हुआ है। और इधर बीजेपी और जेडीयू की डील पक्की हो गई है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर स्वयं इतनी तनातनी है कि उनके पास देने की बहुत जगह नहीं बचती है। क्या वो मुकेश सहनी को नहीं? क्या मुकेश सहनी 6 और 9 सीटों पर राजी हो जाएंगे जो 25 सीटों के नाम पर वहाँ से भागे हैं, जो डिप्टी सीएम के नाम पर भागे हैं? मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों का ऐलान ही कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? तो ये महागठबंधन की सूरत है। अब यदि आप एनडीए की और बात कर लें तो एनडीए में देखिए खबर ये आ रही, जो सीटों का जो एडजस्टमेंट हुआ है, सीटें भी लोगों ने तय कर ली है। ऐलान कब होने जा रहा है एनडीए में? आज से कल तक हो जाएगा, ठीक है। आज शाम को चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी। जेडीयू की तैयारी भी है क्योंकि पहले चरण के मतदाता उम्मीदवार तो घोषित करने ही करने हैं। अब जैसे पालीगंज जो लोचा था, पालीगंज में जेडीयू ने आरजेडी के विधायक रामलखन सिंह यादव के पौत्र जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव को शामिल कराया, लेकिन उन्हें अब पालीगंज से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। पालीगंज बीजेपी के खाते में रहेगी। खबर ये आ रही है कि बच्चा यादव को अब जेडीयू दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। मतलब दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो जेडीयू के खाते में जा रही है। दानापुर की मौजूदा विधायक आशा सिन्हा बेटिकट हो सकती हैं। बैकुंठपुर को लेकर जो बहुत बड़ी जिस थी, बैकुंठपुर भाजपा की जीती हुई सीट है, लेकिन जेडीयू वहाँ मनजीत सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती थी, तो यह कामयाबी भी नहीं मिली है। बैकुंठपुर की सीट बीजेपी के खाते में ही रही है। मिथिलेश तिवारी वहाँ फिर से चुनाव लड़ेंगे। टेघरा, बेगूसराय के टेघरा में आरजेडी के विधायक वीरेंद्र महतो को जेडीयू में शामिल कराया गया। उन्होंने क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिया है, लेकिन जो डील हुई है उसमें टेघरा की सीट बीजेपी के खाते में रही है। इसका मतलब वीरेंद्र महतो जो हैं वो बेटिकट होने जा रहे हैं या फिर उन्हें किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए मोकामा और बाढ़ को लेकर भी लोचा फंसा, अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति तैयार है। अब इस स्थिति परिस्थिति में थोड़ा इंतजार कर लीजिए। देखिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आप अपनी नज़र जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यही जो चर्चाएं हैं, यही जो बातें हैं आगे काफ़ी मदद करती हैं ये समझने में कि होने क्या जा रहा है राजनीति में, कब कैसा क्या खेल हो जाए पता नहीं चल रहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हम हर खबर से आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।